Hi everyone, my name is Gitika Maliwar and I welcome you all to this channel Mission of Backlog. So this will be a continuation video of our previous video Unit 3 Part 1 of SEPM. ये रहेगा Unit 3 Part 2 of SEPM. So in this video हम further के 3 जो main important questions हैं of Unit 2 हम वो cover करेंगे. एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 3 के नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल दिए हैं, तो जस्ट गो चेक इट आउट. In this, the main 3 questions that we are going to cover are project scheduling and procurement management. Next question will be CPM numericals, and the third important question will be outsourcing, importance of outsourcing, pros and cons of outsourcing. Okay, so without a further ado, let's start with the fourth topic of this unit. Okay, I'm sharing the screen. Okay, so project scheduling and procurement management. Project scheduling and procurement management involves the development and management uh, a timeline and a schedule that outlines the sequence of activities, milestones, and their estimated durations. It helps in organizing and coordinating project tasks, resources, dependency to ensure timely completion. Okay. सो तब से जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट में हम कैसे करते हैं प्लानिंग, उसके वर्क ब्रेकडाउन, ये सब चीजें, उसी को और डिटेल्ड वे में हम देखेंगे शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट. कोई भी जैसे हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, उसके बाद फिर हम शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल करने के बाद जब वो इवेंट हो रहा रहता है तब हम उसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. इवन जब हम लोग रिसोर्सेज भी फाइंड आउट करते हैं तब भी हम मैनेजमेंट करते हैं. तो इसमें क्या क्या आता है, एक टाइम का रहता है मेन, कि टाइमलाइन डिसाइड करते हैं, शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कब होंगे, ठीक है, सब कुछ. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड रहेगी कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को, वो हम मेनली देखेंगे. और हम लोग WBS इसमें यूज करते हैं, क्यों, स्मॉलर और मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इसमें पहले वीडियो में कवर किया है. नेक्स्ट, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग मतलब कौन सी एक्टिविटी कब होगी, किसके बाद होगी, किसके पहले होगी, क्या उसका सीक्वेंस रहेगा, कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज रहेगी, ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे. और इसमें मेन 4 पॉइंट्स कौन से हैं, FS, SS, FF, SF. फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश. ये एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है एक्टिविटीज के बीच में, ये 4 चीजें. ओके. नेक्स्ट है एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन. मतलब एक अगर हम लोग कोई 5 एक्टिविटीज करा रहे हैं तो हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या होगा, ये उसका हम एक रफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ओके. तो एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी. ओके. नेक्स्ट है नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, क्रिएट अ विजुअल representation of the project activities and the dependency using this technique. The network diagram helps identify critical paths, allow for better scheduling and resource allocation. ठीक है, हमें कोई भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड रहती है तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंट रिसोर्सेज लगेंगे. तो डिफरेंट रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, उनको एक सीक्वेंस में जमाना और उसकी शेड्यूलिंग करना कि कब कौन से टाइम पे कब वो सीक्वेंस अलॉट होगा, मतलब सीक्वेंस अलॉट होगा और कब कौन से टाइम पे वो एक्टिविटी हेल्ड होगी, वो किस कौन देखता है, नेटवर्क डायग्राम. और क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक दूसरे पे कौन सी एक्टिविटी डिपेंडेंट है. ओके. नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एज जो जैसे एज इट साउंड्स, इट इज अ आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ which is the longest sequence of dependent activities that determine the project's overall duration. ओके. सो क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि चीजें मतलब एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी. कॉम्प्लेक्स कब रहेगी, जब ड्यूरेशन एक एक्टिविटी का बढ़ जाता है, राइट. तो जब एक ड्यूरेशन बढ़ जाता है एक्टिविटी का, तो हम उसका एक ओवरऑल ड्यूरेशन निकालते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का. तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस मेनली इसमें लिया जाता है. जस्ट सेकेंड. Okay, now resource allocation. Assign resources
टू रिसोर्स को एलोकेट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को असाइन करना, टीम्स डिवाइडेड है तो किसको किसको क्या क्या रिसोर्सेज मिलेगी, टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, स्किल एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब अलग अलग टीम्स के अलग अलग स्किल्स रहेंगे, ग्राफिकल टीम का अलग स्किल रहेगा, बैक एंड फ्रंट एंड वालों का अलग स्किल रहेगा। अगर कोई भी एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर स्किल, एकदम स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड है, तो उनकी एक अलग से टीम बनेगी, राइट। तो उनको रिसोर्सेज, हर एक टीम को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, तो रिसोर्सेज एलोकेशन में क्या करते हैं हम लोग, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं बेसिकली। एलोकेशन मतलब देना। शेड्यूल कंप्रेशन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट शेड्यूल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो जो हम लोग मेनली अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब देखते हैं, क्यों देखते हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक एक्टिविटी के ड्यूरेशन है 18 आवर्स, ठीक है, बट मैं उसका प्रॉपर शेड्यूल करूंगी और शेड्यूल को कम से कम करने की कोशिश करूंगी, राइट। जैसे लाइक मैं उसे, लाइक अगर 18 आवर्स का है तो आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन 13 आवर्स। मैं चीजें, शेड्यूल को जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम करने की, कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी। ये फास्ट ट्रैकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग अगर हो रही है एक्टिविटीज को तो उनको डिलीट कर देना, इन सब चीजों से होता है। नेक्स्ट, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। शेड्यूल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या है? शेड्यूल जो हम बनाते हैं उसको कौन देखता है, कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे, कैसी एक्टिविटीज प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही, उसका प्रोग्रेस, उसका प्रॉपर प्रोसीजर हो रहा है कि नहीं, हम इसमें मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज किए जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस कैसी हो रही है एक्टिविटी की वो देख करते हैं और ट्रैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट। Procurement management involves the processes, activities related to acquiring goods, services, resources from the external suppliers or vendors. Basically, if suppose जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि resources लगते हैं कोई इवेंट में, राइट, या फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई इवेंट हो या कुछ भी हो, राइट। ट्राई टू कोरिलेट बिटवीन दीज टू। अगर इन दोनों में से कोई भी कुछ भी हम लोग प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमें रिसोर्सेज लगते हैं, राइट। तो इन रिसोर्सेज को हम लोग अलग अलग जगहों से लेते हैं, एक जगह पे तो नहीं होंगे, हम लोग को एक जगह से लेना पड़ेगा, देन नेक्स्ट सप्लायर से लेना पड़ेगा, कोई हम लोग को पुराने हिस्टोरिकल डेटा बुक में से लेना पड़ेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोक्यूटमेंट मैनेजमेंट। It encompasses the entire procurement lifestyle, including planning, solicitation, selection, contract negotiation, supplier management. तो इसमें भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले प्लानिंग आती है, देन उसके बाद सिलेक्शन आता है। अगर रिसोर्स है तो कोई पर्टिकुलर, हम पूरे रिसोर्सेज तो लाइक देयर इज लाइक मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ डेटा अवेलेबल, तो हम लोग को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा ही लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन नेगोशिएशन होगा एंड सप्लायर मैनेजमेंट, सब कुछ होगा। इसको हम लोग और फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जैसे सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट अभी हमने देखा क्या होता है, गुड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है, जो जो हमारी जरूरत है प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना, ओके। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, टेक अ कॉपी अपने, लाइक व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो, साइड में कॉपी रखो एंड हेडिंग्स सभी नोट डाउन करके बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ अपने अकॉर्डिंग, वो तुम्हें एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, ओके। डिफाइन द प्रोक्यूरमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर्स, एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन द प्रोक्यूरमेंट अप्रोच, ठीक है। तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसोर्सेज देखेंगे, जो सप्लाई कर सकता है, कितना सप्लाई कर सकता है, उसके जो डेटा सप्लाई कर रहा है, रिसोर्स सप्लाई कर रहा है, कितना कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। Supplier selection. Okay. Evaluate potential suppliers based on criteria such as cost, quality, reliability, experience, and capability to meet project requirements. Conduct a procurement evaluation process, which may include requesting proposals, interviews, and performing due diligence. Just इससे तुम एक relate कर सकते हो, अगर if you go out in a market to buy, just imagine a washing machine, राइट। वॉशिंग मशीन तुम खरीदने के लिए गए हो बाहर, तो तुम सडनली कोई भी शॉप में जाके तो नहीं ले लोगे, यू विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस कि कौन सा,
कि कौन सा सप्लायर कितना कॉस्ट कर रहा है, हमें क्या फीचर्स दे रहा है, क्या वो रिलायबल है कि नहीं है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो हमें प्रॉपर फैसिलिटीज देंगे खरीदने के बाद। तो और हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग जो हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, क्या उनके पास वो है कि नहीं है। ओके, सो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर मतलब अ पर्सन हु सप्लाइज द रिसोर्सेज। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड फाइनलाइज द terms and conditions of the contract with selected supplier. Ensure the contract includes clear deliverable timeline, payment terms, warranties and any other relevant clauses. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन क्या होता है, हम नेगोशिएट करते हैं और फाइनलाइज करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए, सामने वाला क्या सप्लाई दे रहा है, क्या सप्लाई नहीं दे पा रहा है, उसको कितना मनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें, मतलब कोटेशंस रहते हैं, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में आता है। सप्लायर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब supplier performance evaluation in the sense assess the performance of suppliers against predefined matrices criteria, regular review their performance, provide feedback and take necessary actions to address any performance issues or deviations from expectation. Okay, तो अगर supply if we got a particular resource from a particular supplier, right, और अभी हम लोग को वो उतना यूजफुल है कि नहीं है, हम उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसे प्रॉपर इवेल्युएट करेंगे, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, उसका हम लोग पूरा नोट डाउन करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। दैट इज सप्लायर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, that how a particular supplier performed while they were providing us with resources. Risk management, again the risk factor, identify and manage procurement related risk, आइडेंटिफाई और मैनेज करता है रिस्क को। और नॉन परफॉर्मेंस डिलेज, अगर डिले हो रहा है सप्लाई में, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, ठीक है, चेंज इन रिक्वायरमेंट, अगर हमारी हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग सप्लायर के हमें रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो भी चेंज होगा, राइट। डेवलप कॉन्टीजियस contingencies contingency plans to let it be। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे रिस्क आ रहे हैं, अगर हम लोग पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्वायर कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली मेंशन करना, उसका सॉल्यूशन देखना और उसको प्रॉपर मैनेज करना इज रिस्क मैनेजमेंट। एथिकल कंसिडरेशन, टू एथिकल एंड लीगल गाइडलाइंस इन द प्रोसेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ये सब मतलब उसमें बहुत ज्यादा एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स मतलब मैनर्स, मैनर्स किस, नॉट इन द सेंस ऑफ अ पर्सनालिटी वाइज मैनर्स, मैनर्स इन द सेंस रिसोर्सेज जब सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे मैनर्स क्या क्या होते हैं, जैसे फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रिटी, सिलेक्ट, इंटीग्रिटी मतलब एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब ट्रांसपोर्ट करे तो बीच में छेड़छाड़ ना हो। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए सप्लाई का, और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर हम नेगोशिएट कर पाए, दैट इज एथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, प्रोक्यूरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, अगेन डॉक्यूमेंटेशन व्हाट इज कीपिंग अ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट इज, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, प्लानिंग इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग प्रोसेस, रिक्वेस्ट प्रपोजल, प्रपोजल से आप समझ सकते हो कोटेशन, अगर हम बिल मांगते हैं किसी चीज का, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर अगर चेंज हो रहा है और उससे रिलेटेड और भी चीजें, that comes under procurement management. Okay, next, CPM numerical, ठीक है, again I can help you with CPM numericals। ठीक है, critical path method न्यूमेरिकल, इसके एग्जांपल्स जैसे मैं डायरेक्टली देती हूँ। जैसे कि इफ आई गेट व्हाट इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड, जैसे कि अगर कोई भी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसे ब्रेक डाउन कैसे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यू आर मैनेजिंग अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट that involves several activities, right? The table below provides information about the activities and their immediate preceders and the durations। ठीक है, उसके कौन preceders क्या होते हैं, उस अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ए हो रही है और बी हो रही है तो बी के पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, ए के बाद बी हुई, तो बी के पहले कौन हुई, ए, तो ए इज द प्रेसिडर। ओके, तो क्रिटिकल पाथ में जैसे हम लोग को ये चीजें दी हुई है, जैसे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है ABCDEFGH, राइट। नेक्स्ट, उसका हम देखेंगे कि इसके पहले कौन आ रहा है, ए के पहले कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग एक्टिविटी हम ए रख रहे हैं, बी के पहले ए आ रहा है, सी के पहले भी ए आ रहा है, डी के पहले बी आ रहा है। मतलब तब तक हम लोग ए क्यों नहीं लिए सी के पहले,
क्यों? क्योंकि तब तक वो कंप्लीट नहीं हुई होगी। और हाँ, यहाँ पे हम लोग को क्या मेंशन किया हुआ है, हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितना लग रहा है। नाउ डिटरमाइन द क्रिटिकल पार्ट्स एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है। सॉल्यूशन, टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर क्रिटिकल पार्ट्स एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द एसपीएम, हम लोग ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कि सब स्टेप 1, create a network diagram, construct a network diagram by connecting the activities based on their immediate preceders. The diagram helps visualize, देखो जो हम लोगों ने अभी स्टेप्स देखे ना, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने देखा नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं एक्टिविटी, तो इनको हम लोग यूज करेंगे बेसिकली। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसे हेल्ड होती है तो वो उसमें सीपीएम में काम आता है। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम रहता है, तो नेटवर्क डायग्राम क्या करता है, हमने पढ़ा था कि विजुअली विजुअलाइज करता है अलग अलग एक्टिविटीज को आपस में, वो कैसे कनेक्टेड है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो सब आइडेंटिफाई करता है। कौन किसके पहले आएगा, कौन किसके बाद आएगा, कौन सी एक्टिविटी, हम ये किसके थ्रू देखेंगे, विजुअलाइज करके, इमेज के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। नाउ हमारा जैसे नेटवर्क डायग्राम बन गया। नाउ कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट ईएस, अर्ली फिनिश ईएफ, लेट स्टार्ट एलएस, लेट फिनिश एलएफ। ठीक है, तो किसने पहले शुरू किया था, किसने पहले ही खत्म कर दिया, किसने बाद में शुरू किया, और जिसने बाद में फिनिश किया, दैट इज ईएस, एलएस, ईएफ, एलएफ। ओके, नाउ क्या है, ये चार चीजें हम लोग हर एक एक्टिविटी का फाइंड आउट करेंगे। ये चार चीजें कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, अगर जल्दी शुरू हुई जल्दी खत्म हुई, लेट शुरू हुई लेट खत्म हुई, हर एक एक्टिविटी का हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम लोग एक्टिविटी ए लेते हैं और हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं ईएस। ठीक है, कैलकुलेट इट्स ईएस एज 0 सिंस इसके पहले देयर इज नो प्रेसिडर्स, इसके पहले कोई नहीं है, तो हमारी इनिशियल एक्टिविटी है, तो हमेशा याद रखना इनिशियल एक्टिविटी 0 रहती है। द अर्ली फिनिश ईएफ फॉर एक्टिविटी ए इज 3। मतलब यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख पा रहे हो कि हमारा अर्ली फिनिश क्या है, यहाँ पे 3 है, राइट। तो वो हमारी क्या होगी, अर्ली फिनिश ES plus duration. Now, continues this process for all the activities considering the dependency and calculate ES, EF based on the earliest possible start times. तो देखो हम लोग अर्ली फिनिश क्या करेंगे, अर्ली फिनिश हर एक एक्टिविटी का क्या होगा, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन हमारा अर्ली फिनिश बताएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो किसका हो गया, लेट अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, ES, EF। अब हम LSLF देखते हैं। LSLF हम कैसे काउंट करते देखना, बिगिन विद द लास्ट एक्टिविटी H एंड असाइन इट्स लेट फिनिश LF, असाइन इट्स लेट फिनिश LF एज द सेम वैल्यू एज इट्स अर्ली फिनिश। तो यहाँ पे जो EF की वैल्यू आएगी D के लिए, हम उसे EF में डाल देंगे। EF की जो वैल्यू आएगी हम उसे LF में डाल देंगे, किसकी, H की जो आएगी लास्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी यहाँ पर हमारी H है। H की जो LF कैसे निकालेंगे H का, जब यहाँ पे EF आएगा, H का जो अर्ली फिनिश आएगा उसको हम लेट फिनिश कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जो द लेट स्टार्ट है फॉर एक्टिविटी H इज देन ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम LF। ठीक है, तो लेट स्टार्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम माइनस LS करेंगे, जो हम लोग लेट फिनिश था माइनस LS करेंगे, तो वी विल गेट व्हाट, द लेट स्टार्ट। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमें LS में क्या बोल रही हूँ, LS हम लोग को मतलब लेट स्टार्ट फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे लेट फिनिश फाइंड आउट कर लिया। हम लोग को लेट स्टार्ट अगर शुरू करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका पूरा ड्यूरेशन था, हम लोग अर्ली फिनिश करने के लिए क्या कर रहे थे, अर्ली फिनिश फाइंड आउट करने के लिए हम अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन कर रहे थे, पर लेट स्टार्ट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे, ड्यूरेशन माइनस लेट फिनिश। ठीक है, तो इट विल बी लेट फिनिश माइनस द ड्यूरेशन। नाउ this is it's basically a little bit of statistics if you notice. Step 3,
Calculate the total float, that is TF, for each activity. Total float represents the maximum amount of time an activity can be delayed without affecting the project duration. But before this, I want to tell you कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम ये सब क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। ये सब लोग को हम ये सब हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि अगर हमें चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो सब हमें किसके थ्रू पता चलेगा, वो सब हमें इन सब कैलकुलेशंस के थ्रू पता चलेगा। तो टोटल फ्लोट क्या होता है, हर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड। अगर हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी डिले करनी है, मतलब एडजस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल फ्लोट यूज करते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग डिले किए, तो डिले करने के बाद हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही प्रोजेक्ट में, वो हमें टोटल फ्लोट के थ्रू पता चलेगा। इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ईदर टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू LS माइनस ES, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ओके, या लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, ये दो चीजें याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ्स। क्रिटिकल पाथ्स वही जो अभी हम पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज रहती है, द कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विद जीरो टोटल फ्लोट। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज जिसमें जीरो है टोटल फ्लोट, मतलब कोई भी तरीके का डिले नहीं है और ना ही हम डिले ला सकते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पाथ्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइंस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ये क्या बताता है हमें, लॉन्गेस्ट पाथ और ड्यूरेशन बताता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं इसका नेटवर्क डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें ES EF LS TF सभी ये पांचों वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो हमारा 0 था, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमारा 3 था, इसका अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, राइट, एंड इनके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन द क्रिटिकल पाथ्स एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आर एज फॉलोज। तो देखो टोटल हम लोग को टोटल ड्यूरेशन कितना लगा, 15 डेज लगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा, राइट। सीक्वेंस क्या था हमारा क्रिटिकल पाथ का, इज A से C टू E टू G टू F, ओके। तो क्रिटिकल पाथ हमारा ऐसा बना है, विच मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज completed within the expected 15 days duration. Any delay in this activity along the critical path will directly impact the project's overall duration. तो हम लोग को ये इस पर्टिकुलर क्रिटिकल पाथ से क्या पता चला कि हम लोग को किन किन मेनली एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देना है और हम कहाँ डिले नहीं कर सकते इन एक्टिविटीज के बीच में। और हमारा जो ड्यूरेशन है 15 डेज का, एज वी कैलकुलेटेड 15 डेज का जो ड्यूरेशन है, वो हम लोग को वो जो 15 डेज का ड्यूरेशन है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम लोग को एनालाइज करके पता चलेगा। Okay, next in the last topic of this unit, that is outsourcing, importance of outsourcing, pros and cons of outsourcing. Okay, so first हम लोग डील करते हैं आउटसोर्सिंग से। What do you understand by outsourcing? Outsourcing refers to the practice of delegating specific business functions or tasks to external service providers and vendors, then handling them in-house. It has become a common practice organization seeking cost saving, efficiency, access to specialized expertise, flexibility, operations. Here are pros and cons and everything. ठीक है, तो सबसे मेन बात ये है कि अगर हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स एक पर्टिकुलर सोर्स को आउटसोर्सिंग करना, ये आप लोगों ने टर्म बहुत पहले ही सुना होगा, दैट इज मतलब ऑलरेडी जान रहे होगे आप ये टर्म। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, आप किसी को देते हो, किसी से लेते हो, मतलब एक एक फील्ड से बाहर, एक जैसे इंडिया से बाहर हम आउटसोर्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, सर्विस और एनीथिंग। ठीक है, ये क्यों हम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, एफिशिएंट रहता है, हम लोग को ज्यादा, अगर जैसे इंडिया इज एक्सपर्टीज ऑफ लेट अस से मार्बल, ठीक है, तो दैट इज अ वेरी एक्सपर्ट, मतलब इंडिया एक्सपर्टीज है उस पर, तो वो सप्लाई करेगा बाहर, तो क्या होगा कि दूसरे लोगों को एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल प्रोवाइड होगा, राइट। तो दैट इज व्हाट आउटसोर्सिंग मीन्स। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इनके। इंपॉर्टेंस क्या होता है, वही जो अभी बोले
कि कॉस्ट सेविंग होती है. Outsourcing functions often cost effective when hiring and maintaining in-house team. It allows organization to access resources at lower labor cost, especially in regions with lower wage rates. तो जहाँ पे रेट्स कम होते हैं, तो वहां पे वेजेस, मतलब वेजेस पर लेबर वेजेस कम होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट बच जाएगी, आपकी बचत होगी. एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मतलब to tap into specialized skill expertise that may not be available internally. तो जहाँ अंदर, जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे हम अमेरिका को मार्बल चाहिए, पर उतना अच्छा मार्बल वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं रहेगा इंटरनली मतलब अमेरिका के अंदर, तो वो बाहर से आउटसोर्स करेगा. सो इट विल टेक, पर एक्सपर्टीज कहाँ है मार्बल की? इट इज इन इंडिया, तो वो इंडिया से आउटसोर्स करके अपने पास लेगा. ओके, ताकि वो पर्टिकुलर स्किल, वो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज उसे प्रोवाइड हो जहाँ जो उसके पास अंदर से नहीं है. इंक्रीज एफिशिएंसी एंड फोकस. By outsourcing non-core activities or task, organization can streamline their operations and focus on their core competencies. This leads to increased efficiency, improved productivity, better utilization of internal resources. Okay, तो अगर एक particular person is specialized in C and he or she is not specialized in Java, ठीक है, एक particular company में, तो the company, या सो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंपनी है, इफ सपोज ए, एंड उसमें सी एक्सपर्टीज है, एक सी प्रोग्राम में एक एक्सपर्टीज है, एक एम्प्लॉय, एंड द कंपनी वांट्स एंड हैज रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स टू फॉर अ जावा एक्सपर्टीज, राइट, बट द कंपनी डजंट हैव वन. तो वो क्या करेगा? इट विल आउटसोर्स अ पर्सन, हायर एन इंटर्न और एन एम्प्लॉय फ्रॉम अनदर कंपनी फॉर टेम्पररी पीरियड, राइट, और फिर इट विल मेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उन्हें जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करेंगे जावा के एक्सपर्टीज उस पर्सन एम्प्लॉय के थ्रू. बट दे कांट गेट दैट आउटपुट फ्रॉम अ पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन सी. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे विल डू, वो अपने इंटरनल जो उनका एम्प्लॉय है, जो सी में एक्सपर्टीज है, उन्हें वो कहीं और यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. तो इंटरनल रिसोर्सेज को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग की हेल्प से और ज्यादा एफिशिएंटली काम हो पा रहा है, क्योंकि दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन जावा, नो, तो जावा भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, सो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब, एक अगर जैसे स्केलेबिलिटी मतलब एक सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन अ विलेज, देन इट इज अवेलेबल इन अ सिटी, available in the state, available in the whole nation, and then country wise. तो ये होता है स्केलेबिलिटी, कहाँ तक पहुंच सकता है. तो आउटसोर्सिंग offers scalability and flexibility, allowing organization to quickly adjust their resources and capacity based on fluctuating demands. It provides the ability to scale up or down operation without significant investment and disruptions. Sorry. तो स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है? एक स्केलेबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, रेंज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, कि हम कहाँ से एक पर्टिकुलर, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े से रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो कहीं आसपास जगह से देख लेंगे. अगर उसे वर्ल्ड वाइड की जरूरत है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं. तो ये रिसोर्सेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिस्क मैटिगेशन वही होता है, रिस्क को हम लोग कैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, SLAs एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड इन्फोर्स पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है. तो रिस्क मिटिगेशन बेसिकली क्या होता है, कि अगर कोई एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर रिस्क एसोसिएट करने में हेल्प कर सकता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क मिटिगेशन. तो इस लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा, उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर रिस्क एनालाइज करेंगे. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होता है? द फर्स्ट प्रो इज दैट, द फर्स्ट एंड द बेस्ट प्रो, दैट इज इट इज कॉस्ट सेविंग, राइट. क्यों? क्योंकि लाइक लेबर रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट सेविंग थ्रू लेबर रिड्यूस कॉस्ट. जैसे हमने बताया था, अगर एक पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफिकल एरिया में वेजेस कम होंगे पर डे, ठीक है, तो उसके कारण पैसे बहुत ज्यादा कम लगेंगे. ठीक है, और ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगी. कम ड्यूरेशन में अगर काम हो रहा है, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं लगेगा. हम यहाँ पे कॉस्ट सेव कर सकते हैं. एक्सेस टू एक्सपर्टीज मतलब वही, कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल में नॉलेज है, टेक्नोलॉजी, उनके पास हम लोग उनको यूज कर सकते हैं अपने
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और प्लानिंग में और प्रॉपर सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है हमारा फिर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड फोकस, वही जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, टाइम सेविंग। ऊपर के जो पॉइंट्स है उसी को आप प्रोज एंड कॉन्स में डालोगे, जो प्रोज है प्रोज में डालोगे एंड कॉन्स में डालोगे। कॉन्स में क्या होता है कि आप एक यू लूज अ यू लाइक you have a loss of control, ठीक है। handing over certain functions to an external party means direct control over the processes which can result in concern about quality, data security and compliance। सबसे मेन ना लॉस किस चीज का होता है, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल तो होता है, पर सबसे ज्यादा ना डेटा लीकेज का होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल है, चाहे कुछ भी हो जाए है तो एक्सटर्नल नो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉस होता है। और फिर उसके कारण जो क्वालिटी है वो डिग्रेड भी हो सकती है। नाउ कम्युनिकेशन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स स्पेशली दोज लोकेटेड इन डिफरेंट टाइम जोन्स और कल्चरल कॉन्टेक्ट्स। अब कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इफ सपोज आई एम सिटिंग हियर इन इंडिया एंड वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, right, and I am handling a particular company, so and I want an expertise who is living in Japan, ठीक है, तो एक टाइम ड्यूरेशन का गैप होगा, जैसे 2 आवर्स अहेड या 2 आवर्स बैकवर्ड, तो मेरे को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी अगर मेरे को एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बट द टाइम ड्यूरेशन इज नॉट करेक्ट, द टाइम इज नॉट करेक्ट, तो आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, कम्युनिकेशन challenges occurs, right? Now, dependency on third party vendors, dependency in any case, in any form from external or internal, dependency is a very major factor which is a very con of any activity. ठीक है, being dependent is a very big factor for the failure of anything. Potential conflicts of interest is outsourcing to external providers may create फेल टू डिलीवर एज एक्सपेक्टेड एंड ये सब, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आउटसोर्सिंग अगर हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं उनके बीच में, क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक मल्टीपल क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो वो तो इतना कर रहे हैं, बार्गेनिंग होगी एंड लाइक क्वालिटी एंड इन सब में भी डिफिकल्टी आती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस क्या होता है, इंटीग्रेशन सबसे पहले समझो क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब मैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर एक डेटा मैं पास ऑन कर रही हूँ, इफ सपोज दिस इंटीग्रेशन का एक सिंपल एग्जांपल, पास ऑन कर रही हूँ, तो अगर ए से बी के पाथ में कोई भी तरीके का मेरा डेटा लॉस होता है या कोई इसमें चेंजेस आते हैं तो दैट इज लॉस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये लॉस ना हो तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन इफेक्ट होगा उस बीच पाथ में, अगर हम वो एक उन प्रोसेसेस से, उन टेक्नोलॉजी से कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत अलग अलग तरीके की रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, डाइवर्स रहती है, तो उससे हमारा इंटीग्रेशन का लॉस होता है। क्यों, कोऑर्डिनेशन और इन सब चीजों में दिक्कत आएगी, उतने स्मूथली फंक्शन नहीं होगा जितने स्मूथली एक इंटरनल के बेसिस, इंटरनल अगर एम्प्लॉय होगा या फिर कोई रिसोर्स होगा या सिस्टम होगा तो इंटरनली ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। So with this, I complete the unit 3 of the subject SEPM, Software Engineering and Project Management. I hope आपको ये समझ में आया है। Notes description में provided है। All you need to do is download the notes। अगर कहीं वीडियो समझ में नहीं आया तो replay कर करके देखो। कहीं डाउट होते हैं तो all you need to do is comment down below. You all have the contact number of me and Rahul both. You can contact us anytime and we'll provide you with any solution that we could. And please free to contact us, and just go and like, share and subscribe to this channel. Share करो जितना हो सके so that nobody gets the any kind of backlog. Okay, so thank you so much. अभी और videos upload हो जाएंगे, every hour the video will be uploaded, so just keep on checking the videos, keep on checking the channel also. Thank you so much and all the best, and बहुत अच्छे से prepare करो. So bye bye.